कंट्रोल ऑफ आपका जो है आर्टीरियल प्रेशर, ब्लड प्रेशर का जो लॉन्ग टर्म कंट्रोल है ना, उस पे बात हो रही है। तो पहले हमने शॉर्ट टर्म भी पढ़ लिया हुआ है। अच्छा, आफाक किधर है? आफाक यार, रिकॉर्ड कर लेना। क्या कह रहे हो? अच्छा, चलो। तो आपने शॉर्ट टर्म भी पढ़ लिया है, इंटरमीडिएट भी पढ़ लिया है, अब है लॉन्ग टर्म कंट्रोल। ठीक है ना? तो ये थर्ड टाइप ऑफ कंट्रोल है। तो ये जो शॉर्ट टर्म और इंटरमीडिएट और लॉन्ग टर्म है, दिस इज टाइम डिपेंडेंट ना। अगर तो सेकंड्स और मिनट्स में होगा तो फिर हम उसको कहेंगे शॉर्ट टर्म है, और अगर डेज और डेज लेगा तो फिर हम कह देंगे कि ये जो है आपका इंटरमीडिएट है, और आवर्स और डेज। और अगर वो वीक्स लेता है, ठीक है, तो फिर हम उसे लॉन्ग टर्म कह देंगे। तो ये जो है ना, लॉन्ग टर्म की दो टाइप्स हैं, रीनल फ्लूइड शिफ्ट मैकेनिज्म एंड रेनन एंजियोटेंसन एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म। तो ये रेनन एंजियोटेंसन तो आपने इंटरमीडिएट में भी पढ़ा है, तो इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे। क्या कह रहे हैं? फ्लूइड शिफ्ट मैकेनिज्म है थ्रू एंटी डायूरेटिक हार्मोन और वॉल्यूम रिसेप्टर्स। तो इसमें हम जो स्टोरी है उसको यहां से शुरू कर लेते हैं। इंक्रीज आर्टीरियल प्रेशर। अच्छा, जब आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीज होगा ना, तो जो किडनी का आउटपुट है वाटर एंड सॉल्ट के लिए, वो भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जो ग्लोमेरुलस है उस पर प्रेशर ज्यादा लगेगा। तो आपको पता है ग्लोमेरुलस और बोमैन कैप्सूल जो है वहां से फिल्ट्रेशन होती है, और जो सब्सटेंसेस हैं और वाटर है वो आपका फिल्टर होके तो बोमैन कैप्सूल और नेफ्रॉन्स में चला जाता है। तो यहाँ पर अब अगर प्रेशर ज्यादा होगा इस पॉइंट पे ग्लोमेरुलस और बोमैन कैप्सूल पे, तो फिल्ट्रेशन भी ज्यादा होगी, वाटर भी ज्यादा फिल्टर आउट होगा, तो सॉल्ट्स भी ज्यादा जाएंगे। तो वो जो है ना आपका जो यूरिन आउटपुट है ना, वो आपकी इंक्रीज कर जाएगी। अच्छा, जब ये इंक्रीज करेगी तो जो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, ठीक है, वो भी डिक्रीज कर जाएगा। क्यों क्यों डिक्रीज कर जाएगा? क्योंकि देखो ना, जो ब्लड में जो वाटर है या फ्लूइड कंटेंट है, उसका कनेक्शन दो साइड से है। एक उसका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के साथ है, जो ब्लड वेसल्स के बाहर स्पेस है उसमें जो आपका फ्लूइड है, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक कनेक्शन उसके साथ है, और दूसरा कनेक्शन जो है वो किडनीज के साथ है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से जो आपका वाटर है वो आता है ब्लड में, और ब्लड से जाता है किडनीज में, और किडनीज से फिर बाहर, बॉडी से बाहर। तो ये जो है आपका एक पूरा कनेक्शन बना हुआ है। तो अगर किडनी से पानी ज्यादा निकलेगा, यूरिन ज्यादा निकलेगा, तो जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस हैं वहां से भी जो है वो वाटर जो है वो ब्लड में आ जाएगा, और ब्लड से किडनीज में, और किडनीज से बाहर। तो इस तरह से आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में भी जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा। डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा। डिक्रीज पंपिंग बाय हार्ट, जब ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो दिल को भी काम कम करना पड़ेगा, कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगा, और अल्टीमेटली आपका ब्लड प्रेशर जो है वो आपने पढ़ा है कि ब्लड प्रेशर इज इक्वल टू कार्डिक आउटपुट इनटू टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। तो जो आपका है जब कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगा तो आपकी जो है ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा। ठीक है अब्दुल रहमान, समझ आ गई है? जी सर। तो ये आसान बात है, ठीक है ना? इसी तरह रेनन एंजियोटेंसन एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म है। इसमें भी जो है ना, इसकी ज्यादा अच्छी जो डायग्राम है ना, वो ये भी हम देख लेते हैं कि ब्लड वॉल्यूम प्रेशर जो है जब डिक्रीज होगा तो रीनल परफ्यूजन प्रेशर डिक्रीज होगा, और जुक्स्टा ग्लोमेरुलर जो सेल्स हैं
इन द किडनीज, वो आपको पता है रेनिन रिलीज करते हैं, और एंजियोटेंसिनोजन लिवर से आता है और एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ रेनिन, और एंजियोटेंसिन 1 जो है वो 2 में कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम की मौजूदगी में। और ये जो एंजियोटेंसिन 2 है, इसके फिर आगे इफेक्ट्स हैं। वो जो इफेक्ट्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट डायग्राम में दिखाता हूँ। ये देखें, ये भी वही सेम शुरू उसी तरह ही हो रहा है। आप देख रहे हैं, एक मिनट मैं देख लूं कोई एक्सेप्ट करने वाला नहीं, एक्सेप्ट करने वाला नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो ये इसमें भी देखें आप, तो ये एंजियोटेंसिनोजन लिवर से आ रहा है। तो आप ये देखें जी, डिक्रीज इन रीनल परफ्यूजन, ठीक है, और इसकी वजह से होता क्या है कि आपका जो है किडनीज में से रेनिन रिलीज होता है, ठीक है। और फिर ये जो एंजियोटेंसिन 1 है, ये आप देख रहे हैं ये प्रोड्यूस हो गया है इन द प्रेजेंस ऑफ रेनिन, और एंजियोटेंसिन 2 इन द प्रेजेंस ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ठीक है। तो एंजियोटेंसिन 2 की फॉर्मेशन हो गई है। अच्छा, अब ये जो एंजियोटेंसिन 2 है ना, इसके ये इफेक्ट्स हैं, ये पिछले डायग्राम में भी जहां पे हमने बात को छोड़ा था, ये देखो, एक नंबर 1 इफेक्ट जो है इसका वो है जी कि ये सिंपैथेटिक एक्टिविटी को बढ़ाता है, ठीक है। सिंपैथेटिक एक्टिविटी से क्या होगा, वैसोकंस्ट्रिक्शन हो जाएगी। एंजियोटेंसिन 2 जो है वो आपका ट्यूबुलर सोडियम क्लोराइड रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है, एंड पोटेशियम एक्सक्रीशन, ठीक है। तो सॉल्ट को की अब्जॉर्प्शन करवा के तो वाटर की रिटेंशन करवाता है, ठीक है। बुशरा खान कह रही है स्क्रीन ब्लर है। अच्छा, आपको अब्दुल रहमान स्क्रीन क्लियर नजर आ रही है? सर ठीक है, नजर आ रहा है सब कुछ, इतनी ज्यादा भी ब्लर नहीं है। ठीक है। अच्छा, एंजियोटेंसिन 2 जो है वो आपका, आप देखें जी, फिर एल्डोस्टेरोन की सक्रीशन करवा रहा है, ठीक है। आपका जो है एड्रीनल ग्लैंड वहां पे एक्ट करके, ठीक है। और उसके बाद एंजियोटेंसिन 2 का आपने डायरेक्ट इफेक्ट तो पढ़ा ही हुआ है कि ये वेसल्स पे एक्ट करके वैसोकंस्ट्रिक्शन करवाता है, इंटरमीडिएट में जैसे करवाता है उसी तरह लॉन्ग टर्म में भी करवाता है। उसके अलावा एंजियोटेंसिन 2 का जो 5वां इफेक्ट है वो है कि ये आपका एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन जो है, ठीक है, उसकी प्रोडक्शन करवाता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। और एंटी डाइयूरेटिक है तो एंटी डाइयूरेटिक नाम से जाहिर है कि ये डाइयूरेसिस को रोकेगा, ठीक है, वाटर की एक्सक्रीशन को रोकेगा। कलेक्टिंग टब्यूल्स जो है ना, कलेक्टिंग डक्ट्स हैं, वहां से ये वाटर की एक्सक्रीशन को रोकेगा, ठीक है। तो ये 5 इफेक्ट्स हैं। सिंपैथेटिक एक्टिविटी है, सोडियम क्लोराइड रीअब्जॉर्प्शन है, एल्डोस्टेरोन सेक्रीशन है, डायरेक्ट वैसोकंस्ट्रिक्शन है, और 5th इज एडीएच सेक्रीशन, ठीक है अब्दुल रहमान? ठीक है सर। तो इन सब की मौजूदगी में क्या होगा, वाटर एंड सॉल्ट रिटेंशन, इफेक्टिव सर्कुलेटरी वॉल्यूम इंक्रीज, परफ्यूजन ऑफ जुक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus इंक्रीजेस, ठीक है। तो जब लाजमी बात है, जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो बढ़ के नॉर्मल हो जाएगा, तो जो जुक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus है, ठीक है, उसको भी ब्लड बेहतर पहुंचेगा, ठीक है। और उनको बेहतर पहुंचने से क्या होगा कि ये जो डिक्रीज इन रीनल परफ्यूजन हो रही थी ये कम हो जाएगी। ये देख रहे हो यहां से ये माइनस का साइन है, ठीक है। तो ये जो डिक्रीज इन रीनल परफ्यूजन है ये कम हो जाएगी, रीनल परफ्यूजन बेहतर हो जाएगी, किडनीज को ब्लड की सप्लाई बेहतर हो जाएगी, और उससे क्या होगा कि आपका जो है रेनिन की सक्रीशन कम हो जाएगी, और जो बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर है वो एडजस्ट हो जाएगा। यानी कि ये एक फीडबैक मैकेनिज्म भी है, ठीक है ना, आपस में अपने आप को ही रेगुलेट कर लेता है, ठीक है अब्दुल रहमान? ठीक सर। तो उसके बाद ये सीक्वेंशियल इफेक्ट्स हैं बाय विच इंक्रीज सॉल्ट इनटेक इंक्रीजेस द आर्टेरियल प्रेशर। तो इंक्रीज सॉल्ट इनटेक, इंक्रीज एक्स्ट्रासेलुलर वॉल्यूम, इंक्रीज आर्टेरियल प्रेशर। लाजमी बात है, जब आप सॉल्ट ज्यादा लेंगे
आपके ब्लड में जो ब्लड वेसल का ल्यूमन है उसके अंदर पानी भी ज्यादा आ जाएगा, ठीक है ना। तो वो पानी ज्यादा आएगा तो उससे क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो रेनन एंड एंजियोटेंसिन जो है वो डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। और डिक्रीज रीनल रिटेंशन ऑफ साल्ट एंड वाटर, ठीक है। और रिटर्न ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम ऑलमोस्ट टू नॉर्मल एंड रिटर्न ऑफ आर्टीरियल प्रेशर ऑलमोस्ट टू नॉर्मल। तो आप साल्ट लेते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, लेकिन रेनन और एंजियोटेंसिन जो है वो कम हो जाते हैं और साल्ट और वाटर की रिटेंशन कम हो जाती है, और जो है आपका ब्लड प्रेशर जो है वो वापस नॉर्मल पे आ जाता है डिक्रीज करके। ठीक है जी अब्दुलरहमान, ठीक सर। ठीक हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। डिफाइन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर, डिस्क्राइब द नर्वस रेगुलेशन ऑफ आर्टीरियल ब्लड प्रेशर, डिस्क्राइब रीनल मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन ऑफ आर्टीरियल ब्लड प्रेशर, लॉन्ग टर्म, इंटरमीडिएट। जब आप रीनल की बात करेंगे ना, रीनल मैकेनिज्म्स, तो उसमें रेनन एंजियोटेंसिन भी आ जाएगा, रीनल फ्लूइड शिफ्ट मैकेनिज्म भी आ जाएगा, ठीक है ना। शॉर्ट नोट्स ऑन बैरोरिसेप्टर, कीमोरिसेप्टर्स, ये सारे आपके, ठीक है ना जी। ठीक है सर, ये सर हाइपरटेंशन पढ़ना है हमने इस चैप्टर के अंदर जो आखिर में दिया हुआ है। हाँ हाँ, आपको हाइपरटेंशन, आपको वो मुझे याद ही नहीं रहा कि वो हाइपरटेंशन का तो जूम ही नहीं हुआ है। जी सर। वो उस दिन जुमे को छुट्टी थी ना। जी सर। हाँ, वो मुझे याद नहीं रहा, तो वो मैंने शौक डाल दिया उसमें ना। तो आप इस तरह कर लीजिएगा ना कि फिलहाल आप शौक पढ़ लें, ठीक है। तो हाइपरटेंशन जो है वो बाद में कर लेंगे, ठीक है। चलें सर, ठीक है। ठीक है ना, वो मैं करवा दूंगा आपको, मैं करवा दूंगा, वो कोई इशू नहीं है। हाइपरटेंशन का ना आसान सा टॉपिक है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। आपने अब सारे तो मैकेनिज्म्स कर लिए हैं ब्लड प्रेशर रेगुलेशन के, तो अब वो हाइपरटेंशन तो वो कोई इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है, वो आसान सा है, ठीक है ना। उसमें आपको इतना ज्यादा कोई वो परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ उसमें उसकी जो हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट है ना वही इम्पोर्टेंट है, अब बाकी वो वही बेसिक सी बातें हैं, उसमें कुछ भी खास नहीं है, ठीक है ना। ये देखो ना, व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज दिस प्रॉब्लम, इसमें जाने की जरूरत नहीं है, ये बेसिक सी बातें हैं। ऑब्जेक्टिव फिजियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, इनमें भी जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मतलब ये जब लेक्चर दे रहा होता है उस वक्त बंदा सब कुछ बता रहा होता है, लेकिन वैसे रूटीन में जब याद करना है उस वक्त तो इन चीजों को इतना नहीं है। देखो ये वो ब्लड प्रेशर, कार्डिक आउटपुट, टीपीआर, ये अभी मैंने बताया आपको, ठीक है ना। यंग में क्या होगा, मिडिल एज में क्या होगा, एल्डरली में क्या होगा। आपको पता में कार्डिक आउटपुट बढ़ता है, जरा नौजवान आदमी होता है ना, दिल मजबूत होता है तो कार्डिक आउटपुट बढ़ता है। मिडिल एज और एल्डरली में जो है वो टीपीआर बढ़ते हैं, ठीक है ना। ब्लड वेसल्स की आपको पता है ना, रिजिडिटी, इलास्टिसिटी जो है वो कम हो जाती है, कोलेजन की जो है डेपोजिशन वो ज्यादा हो जाती है, ठीक है ना, एज के साथ। तो ये इस तरह के हैं, ये एंडोथेलियल डिसफंक्शंस में भी जाने की जरूरत नहीं है। ये मेजर स्लाइड है इसकी, इसमें ये मैकेनिज्म्स दिए हुए हैं कि क्या क्या होगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है ना। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशंस है, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस है, ओवर प्रोडक्शन है वैसोकंस्ट्रिक्टर्स की, लॉन्ग टर्म हाई सोडियम इनटेक है, ठीक है ना। इंक्रीज्ड और अप्रोप्रिएट इनअप्रोप्रिएट रेनन सेक्रीशन है, डेफिशिएंसी ऑफ वैसोडाइलेटर्स है, ठीक है। तो ये आपको पता है वैसोडाइलेटर्स कम हो जाएंगे तो वैसोकंस्ट्रिक्शन हो जाएगी। डायबिटीज मेलाइटस, इंसुलिन रेजिस्टेंस, ओबेसिटी, ये 7 अलाइड डिजीजेस हैं, इनकी वजह से भी ब्लड प्रेशर होता है। इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ वास्कुलर ग्रोथ फैक्टर्स, ठीक है। तो ये सारे मैकेनिज्म्स हैं जिनकी वजह से हो सकता है। और एसेंशियल हाइपरटेंशन क्या होती है, टेंशन ड्यू टू अननोन रीजन, इसकी एटियोलॉजी का पता नहीं होता, ठीक है ना, ये अननोन रीजन की वजह से होती। ये भी वही अपना दिए हुए हैं पैथोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म्स हैं, ठीक है। इसमें भी देख सकते हैं, सेक्स की वजह से हो सकती है, स्ट्रेस है, ठीक है, कुछ ये सिंड्रोम्स हैं, सिंपैथेटिक एक्टिवेशन है, कार्डिक आउटपुट, सोडियम रिटेंशन, ओबेसिटी, ठीक है। तो ये अल्कोहल,
और इंसुलिन, एल्डोस्टेरोन, एज, तो ये सारे मैकेनिज्म्स हैं, वही बातें बार बार उसने की हुई हैं। तो और हमें जो है, हमने इसकी ट्रीटमेंट के ऊपर अगर हमने काम करना है तो हमने यही जो इसके मैकेनिज्म्स हैं ना, ये जो अभी हमने ये पीछे देखे हैं, ये वाले जो मैकेनिज्म्स हैं, इन्हीं को टारगेट करने की जरूरत है। ठीक है ना। तो आप देखते हैं अक्सर जिन लोगों को ब्लड प्रेशर होता है, अक्सर देखते हैं कि उनको स्ट्रेस होता है, फिर उनको वो ज्यादातर जो है ना एंग्जियोलिटिक्स जो होते हैं, एंग्जाइटी को कम करने के लिए जो ड्रग्स हैं वो दी जाती हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से अभी हम इसको सारों को वन बाय वन देख लेते हैं। और ये थोड़ा सा इसने ये भी बताया हुआ है कि ये जो हाइपरटेंशन होती है ना, ये इसका जेनेटिक्स के साथ भी रोल होता है। ठीक है। और 95% केसेस में एसेंशियल हाइपरटेंशन है, हमें रीजन का पता ही नहीं है, व्हाट इज द रीजन। ठीक है। और फिर कुछ सेकेंडरी भी कॉजेज भी हैं। और ये जेनेटिक्स के साथ इसका लिंक इस तरह से बनता है, ये मैं आपको वैसे बता देता हूँ, इसको आप बुक से पढ़ लीजिएगा कि ये जो हमारा किडनी टब्यूल्स है ना, ये किडनी का टब्यूल बना हुआ है, डिस्टल कॉन्वोलेटेड टब्यूल है, ठीक है, प्रोक्सिमल है। तो ये जो टब्यूल्स होते हैं ना, इनके अंदर जो चैनल्स हैं, ठीक है ना, ये सोडियम क्लोराइड चैनल है, अभी मैंने आपको बताया ना सॉल्ट की रीअब्जॉर्प्शन होती है, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है, ये देख रहे हो सोडियम क्लोराइड पोटाशियम चैनल। ठीक है। तो ये जो है इसकी वजह से बार्टर सिंड्रोम हो रहा है अगर ये खराब हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो चैनल्स है ना, आपको पता है चैनल्स आर प्रोटीन इन नेचर, आपने पढ़ा हुआ है सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन्स होती हैं, ट्रांसमेम्ब्रेनस प्रोटीन्स होती हैं, वो चैनल्स होते हैं, वो चैनल्स के तौर पे एक्ट करते हैं। तो प्रोटीन्स अगर चैनल्स हैं तो प्रोटीन्स कहां से बनते हैं? प्रोटीन्स जो है आपको पता है मैसेंजर आरएनए से, और मैसेंजर आरएनए जो है वो कहां से बनता है? डीएनए से। तो कहने का मकसद यह है कि अगर डीएनए में कहीं खराबी होगी तो प्रोटीन भी अल्टीमेटली खराब बनेगी। प्रोटीन खराब बनेगी तो ये जो चैनल्स हैं ये काम जो है वो खराब करेंगे। ये जब काम खराब करेंगे तो उनकी वजह से जो सॉल्ट और वाटर की जो रीअब्जॉर्प्शन है वो प्रॉपर नहीं हो सकेगी, और उसकी वजह से जो है वो ब्लड प्रेशर हो सकता है। ठीक है ना अब्दुल-रहमान? ठीक है सर, ठीक है। तो ये इस तरह के एग्जांपल्स हैं। फिर ये प्राइमरी और एसेंशियल हाइपरटेंशन है, हाई सॉल्ट इनटेक है, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, वेट गेन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सारी कॉजेज हैं। ठीक है। और जो एक्सेसिव वेट गेन है, इसमें भी आप ये देखें कि जो होता है ना आपका कार्डिक आउटपुट वो बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि आपका जो टिश्यू का मैस है वो बढ़ जाता है, तो ज्यादा ब्लड सप्लाई करनी पड़ती है, तो इसलिए फिर वो कार्डिक आउटपुट भी बढ़ जाता है। कार्डिक आउटपुट बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। और ये जो मोटे लोग होते हैं ना, इनमें एक चीज होती है, फैट से प्रोड्यूस होती है लेप्टिन, ये एक हार्मोन है लेप्टिन। तो ये जो लेप्टिन होता है ना, ये हाइपोथैलेमस से निकलता है और ये वैसोमोटर सेंटर के पास चला जाता है, और वहां पे जाके ये सिंपैथेटिक एक्टिविटी को बढ़ा देता है। लेप्टिन कहाँ से आता है? फैट से। तो और एंजियोटेंसिन 2 और एल्डोस्टेरोन के लेवल्स भी इंक्रीज कर जाते हैं। ठीक है। और अल्टरेशन इन रीनल प्रेशर नाइट्रियूरेसिस मैकेनिज्म, जो सोडियम की एक्सक्रीशन का मैकेनिज्म है किडनीज के अंदर, वो भी इफेक्ट करता है, वो भी अल्टर कर जाता है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं में। ये देख रहे हैं ना, प्रेशर नाइट्रियूरेसिस, प्रेशर डाइयूरेसिस। प्रेशर डाइयूरेसिस जो है ये वाटर की वजह से, आउटपुट ऑफ वाटर, और जो प्रेशर नाइट्रियूरेसिस है ये सॉल्ट्स की वजह से होता है, सॉल्ट्स की एक्सक्रीशन जो है। और ये सॉल्ट इनसेंसिटिव हाइपरटेंशन है, सॉल्ट सेंसिटिव हाइपरटेंशन है, इसको देख लीजिएगा। कुछ लोगों में साल्ट खाएं तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, कुछ में ना भी खाएं तब भी बढ़ जाता है। तो ये जो है ना, many persons are said to be salt insensitive because large variation in salt intake do not change blood pressure। ठीक है ना। तो ये salt insensitive है।
इनमें ज्यादा किस वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है? सिंपैथेटिक। ये पढ़ लीजिएगा अगर दिल करे तो। ये सिर्फ ना इसमें ये जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है ना, सिर्फ ये देख लीजिएगा, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन वैसे देख लीजिएगा। डेवलपमेंट ऑफ साल्ट सेंसिटिव हाइपरटेंशन, इसमें फेज 1 है। Kidney is structurally normal, sodium is excreted normal, kidney may be exposed to various stimuli that result in vasoconstriction, normal blood pressure, phase 1। phase 2 में ischemia हो गया है tubules का, और जो है ना local generation of vasoconstrictors such as angiotensin 2 and reduction in local expression of vasodilators, especially nitric oxide। ठीक है, तो ये imbalance हो गया है between vasoconstrictors and vasodilators। ठीक है ना, तो ज्यादा vasoconstrictors ज्यादा प्रोड्यूस हो गए हैं, और डिक्रीज इन renal blood flow। ठीक है, तो ब्लड फ्लो जो है वो डिक्रीज हुआ है जिसकी वजह से ट्यूबुलर इस्कीमिया हुआ है। ठीक है, और डिक्रीज सोडियम फिल्ट्रेशन बाय द ग्लोमेरुलस, इंक्रीज इन सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर। तो मेनली इस्कीमिया हो गया ट्यूब्यूल्स का, और इम्बैलेंस हुआ है वैसोकंस्ट्रिक्टर और वैसोडायलेटर्स का फेज 2 में। फेज 3 है ब्लड प्रेशर इंक्रीज इन रीनल परफ्यूजन प्रेशर, रिलीव द ट्यूबुलर इस्कीमिया। ठीक है, करेक्टिंग द लोकल इम्बैलेंस इन वैसोकंस्ट्रिक्टर एंड वैसोडायलेटर। ठीक है, अलाउइंग सोडियम एक्सक्रीशन टू रिटर्न टुवर्ड्स नॉर्मल लेवल। इसमें अब ये फेज 3 जो है इसमें चीजें नॉर्मल हो गई है ना। देखो ना, पहले में भी नॉर्मल थी, थोड़ी सी वैसोकंस्ट्रिक्शन हुई है, लेकिन एक्सक्रीशन वगैरह, स्ट्रक्चर वगैरह, किडनी का ब्लड प्रेशर, हर चीज नॉर्मल है। दूसरे में अस्कीमिया हुआ है और इम्बैलेंस हुआ है वैसोकंस्ट्रिक्टर और वैसोडायलेटर्स का, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ा है। और तीसरे फेज में कंपनसेशन हो गई है। ठीक है ना, ब्लड प्रेशर बढ़ने से अस्कीमिया बेहतर हो गया है, और जो इम्बैलेंस था वैसोकंस्ट्रिक्टर और वैसोडायलेटर का वो भी ठीक हो गया है। ठीक है ना अब्दुल रहमान? ठीक सर, ये तो आसान सा है ना। ठीक है ना, पहले में भी नॉर्मल, तीसरे में भी नॉर्मल, दूसरे में जरा प्रॉब्लम हुआ है अस्कीमिया और इम्बैलेंस, बस। ठीक है, इसमें जाने की जरूरत नहीं है। ये है ट्रीटमेंट ऑप्शंस। ठीक है, तो ट्रीटमेंट में आप जब भी बात करते हैं ना, तो आपने इसमें साथ जो है वो आपने काउंसलिंग की बात भी करनी होती है कि काउंसलिंग करें। नंबर 1 इज काउंसलिंग, नंबर 2 इज डाइटरी कंट्रोल, नंबर 3 इज एक्सरसाइज। ठीक है, ये कुछ जो है वो आपकी पहले होने चाहिए ट्रीटमेंट में पॉइंट्स। सर वैसे ये चीजें तो फिजियोलॉजी की डोमेन में सर नहीं आती, फिर भी सर यूएचएस के पेपर्स में डाल देते हैं ये सर ट्रीटमेंट वगैरह तो मेडिसिन में नहीं आती। नहीं बेटा, जो फिजियोलॉजी में भी आती हैं ट्रीटमेंट्स, क्योंकि जो आपको पढ़ाया जाता है उसकी ट्रीटमेंट, बेसिक सी ट्रीटमेंट तो आपको बतानी होती है ना। जो फिर एलैबोरेटिव ट्रीटमेंट है वो फिर आप पढ़ोगे फाइनल ईयर में, लेकिन बेसिक ट्रीटमेंट बताना इसलिए जरूरी है कि आगे आपने जाके फार्माकोलॉजी पढ़नी है, तो आपका थोड़ा सा एक प्री माइंड बना हो कि आपको पता हो कि क्या है। ठीक है ना, सही। तो ये आपने मैंने जैसे बताया ना, काउंसलिंग है नंबर 1 पॉइंट, नंबर 2 पॉइंट इज डाइटरी कंट्रोल, नंबर 3 इज एक्सरसाइज। ठीक है, उसके बाद नंबर 4 इज रेस्ट। ठीक है, रेस्ट है, और साथ आपके जो है जो एंग्जियोलिटिक्स है। इफ डिप्रेशन इज प्रेजेंट, ठीक है, स्ट्रेस इज प्रेजेंट, तो देन एंग्जियोलिटिक्स। ठीक है ना, तो ये 4 पॉइंट्स आपने पहले लिखने हैं, ये बेशक आप नोट डाउन कर लें। ठीक है, क्यों भी बुशरा? जी सर। मैंने क्या बताए हैं 4 पॉइंट्स? सर सबसे पहले काउंसलिंग बताइए, फिर उसके बाद एक्सरसाइज है, और सर ये काउंसलिंग, एक्सरसाइज और ये ड्रग्स हैं, ये 3-4 पॉइंट्स आपने कहा। डाइट बेटा, डाइट एक्सरसाइज, डाइट खाना पीना, खाने पीने को नहीं कंट्रोल करना। सॉल्ट इनटेक, रिस्ट्रिक्ट सॉल्ट इनटेक, सॉल्ट इनटेक। अभी पढ़ के नहीं आए साल्ट सेंसिटिव और साल्ट इनसेंसिटिव? तो
ठीक हो गया ना? अपना अब्दुर्रहमान यार जी अटेंडेंस ले लेना बेटा। अब्दुर्रहमान, 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 अब्दुर्रहमान कहीं गायब हो गया अंदर। अफाक आप ले लो अटेंडेंस। बेटा कोई कौन लेगा? कोई सर अब्दुर्रहमान ने अटेंडेंस ले ली है सर, वो उससे बात हुई, उसने बता दिया, उसने अटेंडेंस ले ली, स्क्रीनशॉट ले ली है उसने। अच्छा अच्छा, तभी तभी मफरूर हो गया अटेंडेंस लेके ना। तो ये आपकी जो है ये ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, इनको भी देख लें। ठीक है, तो इसमें ये वैजोडाइलेटर्स हैं। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड आपने पढ़ा है पहले कि वो वैजोडाइलेटर होता है, तो ये एक ट्रीटमेंट ऑप्शन है। ठीक है, तो